नमस्कार फ्रेंड्स, आस्था कॉलेज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने एप्रिडा में तने की आंतरिक संरचना और उसमें द्वितीयक वृद्धि को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने तने की आंतरिक संरचना मतलब जो प्रकाश संश्लेषी तना था एप्रिडा का, उसकी आंतरिक संरचना को और उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो भी नई नई संरचनाएं बन रही थी, जैसे सेकेंडरी जाइलम, उसके विभिन्न एलिमेंट्स, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, इनकी हमने स्टडी की थी। आज हम एप्रिडा में पर्ण की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि जो एप्रिडा का जो तना होता है वह पर्व तथा पर्व संधियों में बटा हुआ होता है और उसकी जो पर्व संधियाँ होती हैं वहाँ पर अपहासित प्रकार की पर्ण पाई जाती है जो कि न के बराबर प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करती हैं। तो उन पर्ण की आज हमें आंतरिक संरचना को डिस्कस करना है। तो अगर उनकी आंतरिक संरचना देखें तो उनकी अगर हम टीएस काटेंगे तो टीएस काटने पर उनकी जो आंतरिक संरचना दिखाई देगी या उनकी जो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है वह हमें किस प्रकार की दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखना है एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोर्शन यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी जो सबसे बाह्यतम परत होती है, किसकी, एप्रिडा की जो लीफ की जो सबसे बाह्यतम परत होती है वह कौन होती है, एपिडर्मिस होती है। और ये कैसी होती है, एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत होती है। और इन कोशिकाओं की जो बाह्य भित्ति होती है, जो ये वाली भित्ति होती है, बाह्य वाली भित्ति, ये आंतरिक भित्ति के कंपैरिजन में मोटी होती है। और जो ये यहाँ पर जो है एपिडर्मिस है, इसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। जो ये वाला आवरण है एपिडर्मिस के ऊपर, ये किसका आवरण है, क्यूटिकल का आवरण है। तो एपिडर्मिस को दोबारा से देखना आप, पर्ण की जो सबसे बाह्यतम परत होती है वह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। ये कैसी परत है, एक स्तरीय परत होती है जिसकी जो बाह्य भित्ति होती है वह काफ़ी मोटी होती है और इस एपिडर्मिस के चारों ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। और जो ये एपिडर्मिस है इसमें ही कई जगहों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, हेप्लोचिलिक प्रकार के होते हैं। कौन से स्टोमेटा पाए जाते हैं, हेप्लोचिलिक प्रकार के पाए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्त में धसे हुए होते हैं। तो ये कर ली हमने एपिडर्मिस की बात। इसके बात करेंगे हम इसके मेसोफिल क्षेत्र की। कौन सा क्षेत्र आएगा एपिडर्मिस के बाद, मेसोफिल क्षेत्र आएगा। अब जो इसका जो है मेसोफिल क्षेत्र होता है ये दो भागों में या दो ऊतकों में बटा हुआ होता है। एक तो पेलिसेड पेरेन्काइमा या हम इसे बोल सकते हैं खम्ब ऊतक, और जो दूसरा पोर्शन है इसे बोल सकते हैं हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा या स्पंज ऊतक। अब इनमें से इन दोनों ही ऊतकों में जो पर्ण की एपिडर्मिस के नीचे जो ऊतक पाया जाता है उसे कहा जाता है पेलिसेड पेरेन्काइमा। अब जो ये पेलिसेड पेरेन्काइमा होती है इसमें कोशिकाएं कैसी होगी, खंबे के समान या बेलनाकार कोशिकाएं होती है। और कहाँ पर पाई जाती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर पाई जाती है। और इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश, जैसे ये दो कोशिकाएं, इनके बीच में ये स्पेस है, इनके बीच में ये स्पेस है। तो खम्ब ऊतक की जो कोशिकाएं होती है इनके बीच में क्या पाया जाता है, अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। और जो खम्ब ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा बहुत मात्रा में प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी कर सकती हैं। अब इसके बाद जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है या स्पंज ऊतक है, यह पर्ण के अधिकांश भाग में भरा हुआ रहता है। और इसमें कौन सी कोशिकाएं होती है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में लगभग गोलाकार कोशिकाएं होती है
जिनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से काफ़ी पास पास सटी हुई रहती हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर की जो ये कोशिकाएं दिख रही है, ये कौन सी कोशिकाएं हैं? स्पंज ऊतक की कोशिकाएं हैं, जो कि मेसोफिल का सेकंड वाला पोर्शन है। अब जो यहाँ पर जो स्पंज ऊतक है, इसी में ही दो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी पास पास उपस्थित होते हैं। मतलब जो पर्ण का जो केंद्रीय भाग होता है, या स्पंज ऊतक में दो वेस्कुलर बंडल धसे हुए रहते हैं। और जो ये स्पंज ऊतक होते हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा, जो कि जल तथा भोज्य पदार्थों का संवहन करने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है, इनकी एक खास बात यह होती है कि इनमें जो फ्लोएम होता है वह ज़्यादा विकसित होता है, और इनका जो जाइलम होता है वह कम विकसित होता है। मतलब हम यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि इन वेस्कुलर बंडल का जो जाइलम होता है वह फ्लोएम के कंपैरिजन में कम विकसित होता है। मतलब फ्लोएम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा और जाइलम यहाँ पर कम मात्रा में पाया जाएगा। तो ये थी इसकी आंतरिक संरचना। और अगर हम इनके लक्षणों की बात करें कि ये जो वेस्कुलर बंडल है वह किस प्रकार के हैं, वेस्कुलर बंडल में हमें यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही दिख रहे हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संयुक्त प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये फ्लोएम होता है, ये लेटरली या बाहर की ओर उपस्थित होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? समपार्श्विक प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और इनके बीच में कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो ये थी पर्ण की आंतरिक संरचना। दोबारा से देख लेना आप। पर्ण में सर्वप्रथम सबसे जो बाह्यतम परत है वह किसकी है? एपिडर्मिस की है, एक स्तरीय है। और इसकी जो बाह्य भित्ति होती है वह मोटी होती है, और एपिडर्मिस के चारों ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है, और एपिडर्मिस में ही हेप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो पोर्शन है सारा ही वह किसका है? मेसोफिल का पोर्शन है। और मेसोफिल में भी दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक तो खंभ बेलनाकार कोशिकाएं हैं, एक गोलाकार कोशिका है। बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ ऊतक क्या कहलाएगा? खंभ ऊतक या पेलिसेड पेरेन्काइमा कहलाएगा, जो कि बेलनाकार कोशिकाएं होती है, और इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट भरे हुए रहते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसके बाद स्पॉन्जी पेरेन्काइमा या स्पंज ऊतक की बात करें तो इनमें गोलाकार कोशिकाएं होगी, और इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान भी नहीं देखने को मिलेगा, और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती। तो ये था मेसोफिल वाला पोर्शन। अब इसके बाद जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये इसके संवहन क्षेत्र की बात करें तो अगर हम संवहन क्षेत्र से पहले अगर हम पर्ण की बात करें तो जो इनकी जो पर्ण थी कहाँ पर पाई जा रही थी? पादप की पर्वसंधि पर पाई जा रही थी, जो कि सल्क पर्ण थी या काफ़ी अपहासित प्रकार की पर्ण थी। तो उनमें क्या होता है? केवल दो ही सिराएं उपस्थित होती है, या इन पर्ण को वेस्कुलर सप्लाई देने के लिए केवल दो ही सिराएं या दो ही समांतर सिराएं उपस्थित होती है, जो कि आगे विभाजित नहीं होती है। मतलब दो सिराएं उपस्थित होती है, इसकी टीएस काटेंगे तो हमें पर्ण होती है, इसमें केवल दो ही सिराएं उपस्थित होती है, मतलब ये आगे जाकर विभाजित नहीं होती। इसी कारण जब इस पर्ण की टीएस काटेंगे तो यहाँ पर हमें केवल दो ही वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देंगे। वेस्कुलर बंडल में क्या क्या मिलेगा हमें? एक तो जाइलम मिलेगा और एक फ्लोएम मिलेगा, जो कि पास पास उपस्थित होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है संयुक्त प्रकार का वेस्कुलर बंडल। और जाइलम और फ्लोएम, इनमें जो फ्लोएम होता है वो बाहर की ओर या लेटरली प्रेजेंट है, तो इसे समपार्श्विक कहा जाता है। और इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, तो क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और इनकी जो एक खास बात होती है, इनका जो जाइलम होता है वह फ्लोएम के कंपैरिजन में कम विकसित होता है। तो ये थी एफ्रीडा के पर्ण की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे एफ्रीडा में रिप्रोडक्शन। तो अगर एफ्रीडा में रिप्रोडक्शन की बात करें
या एप्रिडा में जनन की बात करें तो एप्रिडा में केवल एक ही प्रकार का जनन हमें देखने को मिलता है। वह जनन कौन सा होता है? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन किस पर होगा? प्लांट्स के ऊपर ही होगा। तो एप्रिडा का जो प्लांट्स होता है वह कौन से नेचर का होता है? एप्रिडा का जो प्लांट्स होता है वह डायोसियस नेचर का होता है। डायोसियस का मतलब क्या होता है? एक लिंगाशयी। और एक लिंगाशयी का मतलब नर जनन संरचना अलग पादप पर बनेगी और मादा जनन संरचना अलग पादप पर बनेगी। मतलब यहाँ पर नर पादप अलग होगा और मादा पादप अलग होगा। नर पादप पर नर जनन संरचना और मादा पादप पर मादा जनन संरचना का निर्माण होगा। और परंतु हमने यहाँ पर बोला जो एप्रिडा का जो पादप है वह कैसा है? डायोसियस नेचर का है। परंतु जो एप्रिडा की जो कुछ जातियाँ होती हैं उसमें हमें कभी कभी द्विबीजाणुधानिक शंकु भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें एप्रिडा फोलिएटा, एप्रिडा फोलिएटा और एप्रिडा इंटरमीडिया। तो जो एप्रिडा की जो ये दो जातियां हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? कभी कभी द्विबीजाणुधानिक शंकु या बाइस्पोरेंजिएट। बाइस्पोरेंजिएट शंकु भी हमें देखने को मिलेंगे। द्विबीजाणुधानी का मतलब क्या होता है? एक ही शंकु के ऊपर लघु बीजाणुधानी का भी निर्माण होगा और गुरु बीजाणुधानी का भी निर्माण होगा। तो एप्रिडा की जो ये दो जातियां हैं, एक तो एप्रिडा फोलिएटा और एप्रिडा इंटरमीडिया, तो इसमें दो प्रकार के मतलब इनमें बाइस्पोरेंजिएट या द्विबीजाणुधानिक शंकु पाए जाते हैं। मतलब एक ही शंकु के अंदर लघु बीजाणुधानी का भी निर्माण होगा और गुरु बीजाणुधानी का भी निर्माण होगा। अब जो ये एप्रिडा का जो पादप होता है इनमें जनन के समय किन किन का निर्माण होता है? मेल प्लांट के ऊपर तो किसका निर्माण होगा? मेल कौन का निर्माण होगा या इसे हम मेल स्ट्रोबिलस भी बोल सकते हैं। अब जो ये स्ट्रोबिलस क्या होता है? एक पुष्प क्रम के समान संरचना होती है। मतलब अगर जो मेल कौन होता है वो अगर हमें पुष्प क्रम के समान या पुष्प के समान दिखने लग जाए तो उसे हम स्ट्रोबिलस शब्द से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो नर पादप होता है उसमें तो मेल कौन का या मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होता है और जो मादा पादप होता है उसके अंदर क्या बनेगा? फीमेल कौन या फीमेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर दो प्रकार के कोन का निर्माण हो रहा है और दोनों ही प्रकार के कोन अलग अलग पादपों के ऊपर बनेंगे। और जो मेल कोन होगा उसमें लघु बीजाणुपर्ण होंगे, लघु बीजाणुपर्ण के अंदर लघु बीजाणुधानी होगी और उनमें लघु बीजाणु बनेंगे। इसी प्रकार फीमेल कोन के अंदर बीजांड होंगे या गुरु बीजाणुधानी होगी और उनमें गुरु बीजाणु बनेंगे। मतलब यहाँ पर दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है वह क्या शो करता है? हेटेरोस्पोरी शो करता है। हेटेरोस्पोरी मतलब दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण या विषम बीजाणुता को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर है। मतलब जो सभी जिम्नोस्पर्म होते हैं वह हेटेरोस्पोरस नेचर के या विषम बीजाणविक प्रकृति के होते हैं। जबकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स तो समबीजाणविक होते हैं मतलब होमोस्पोरस होते हैं और कुछ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं जैसे सिलेजिनेला था हेटेरोस्पोरस नेचर का। परंतु जो ऑल जिम्नोस्पर्म होते हैं वह कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा
वह होगा रिप्रोडक्शन में मेल कॉन। तो मेल कॉन की हम आज स्टडी करेंगे। मेल कॉन में हम मेल कॉन की संरचना, मेल कॉन के अंदर जो लघु बीजाणु पर्ण होते हैं उनकी संरचना या लघु बीजाणु पर्ण को ही, लघु बीजाणु पर्ण के अंदर मेल फ्लावर होगा, उसकी संरचना को हम देखेंगे। उनके अंदर जो लघु बीजाणु दानी है उसकी संरचना और उसके विकास को हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेल कॉन या मेल स्ट्रोबिलस। अब इसकी पोजीशन को देखते हैं कि जो यहाँ पर जो ये मेल कॉन है तो इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो मैंने आपको जब इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था कि जो इसका जो पादप होता है उस पादप में जो तना होता है वह पर्व तथा पर्व संधियों में बटा हुआ रहता है। और इसकी जो पर्व संधियाँ होती हैं, इनकी पर्व संधियों पर यहाँ पर क्या पाई जाती है, सल्क पत्र पाई जाती है या काफ़ी अपहासित प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। और उन पर्ण की कक्ष में ही किसका निर्माण होगा, मेल कॉन का या मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो ये संरचनाएं दिख रही है आपको, ये किसकी है, मेल स्ट्रोबिलस की संरचनाएं हैं जो कि यहाँ पर समूह के रूप में उपस्थित है। और इनका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, पर्व संधि पर जो सल्क पर्ण थी उनकी कक्ष में इनका निर्माण हो रहा है। मतलब पर्व संधि पर जितनी सल्क पर्ण होगी उतना ही वहाँ पर किसका निर्माण होगा, मेल कॉन का या मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होगा। तो पर्व संधि पर जो मेल स्ट्रोबिलस होते हैं वह समूह के रूप में बनते हैं। अगर हम एक स्ट्रोबिलस की या एक मेल कॉन की बात करें तो जो एक मेल कॉन होता है वह कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार की संरचना का हमें दिखाई देता है। तो पहले तो हमने क्या देखा, इनकी स्थिति कहाँ पर है या कहाँ पर बनते हैं, तो सल्क पत्र के कक्ष में इनका निर्माण होता है। और ये जरूरी नहीं एक ही सल्क मतलब एक ही पर्व संधि पर एक ही मेल कॉन या मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण हो, कितने भी मेल कॉन या मेल स्ट्रोबिलस बन सकते हैं। वह किनके ऊपर डिपेंड करता है, पर्व संधि पर उपस्थित सल्क पत्र के ऊपर। मतलब सल्क पत्र की संख्या जितनी होगी उतने ही मेल कॉन बन सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब जो ये मेल स्ट्रोबिलस या मेल कॉन होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें लगभग यहाँ पर जो ये मेल कॉन या मेल स्ट्रोबिलस है इसमें क्या होता है, 2 से 10 जोड़ी सहपत्र उपस्थित होते हैं, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि लगभग 4 से 20 सहपत्र उपस्थित होते हैं जो कि एक दूसरे के क्रोशित क्रम में उपस्थित होते हैं। जैसे आपने किसी प्लांट्स की पत्तियां देखी होगी, वह कैसी होती है, 2 तो इधर होती है, 2 फिर उसके 90 डिग्री एंगल पर होती है। मतलब ऐसे ही क्रोशित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कितने जोड़ी सहपत्र, 2 से 10 जोड़ी सहपत्र क्रोशित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब इनमें से जो आधारी 1 या 2 जोड़ी सहपत्रों को छोड़कर जो शेष सभी सहपत्र होते हैं वह कैसे होते हैं, फलद या फर्टाइल नेचर के होते हैं। और इन फलद सहपत्रों के कक्ष में से ही या फलद सहपत्रों के कक्ष में क्या होती है, सहपत्रिकाएं होती है। और उनकी कक्ष में से किसका निर्माण होता है, मेल फ्लावर्स का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर जो ये फूली फूली जो संरचनाएं हैं ये क्या है, यहाँ पर सहपत्र है। और इन सहपत्रों का जो आधारीय भाग होता है उनके कक्ष में क्या होती है, सहपत्रिकाएं होती है। और उन सहपत्रिकाओं के कक्ष में से यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एक मेल फ्लावर का निर्माण होता है। तो मतलब जो यहाँ पर जो ये कोन है इसमें अनेक नर पुष्प हमें दिखाई देते हैं। तो इसकी तुलना हम पुष्प क्रम से कर सकते हैं। पुष्प क्रम में क्या होता है, एक तो केंद्रीय अक्ष होती है और जिसके चारों ओर अनेक पुष्प उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो ये शंकु है इनमें एक केंद्रीय अक्ष उपस्थित होती है जिसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, सहपत्र लगे हुए होते हैं। और इन सहपत्रों के कक्षीय भाग से किसका निर्माण होता है, मेल फ्लावर्स का निर्माण होता है। और मेल फ्लावर्स भी यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं। तो इन मेल फ्लावर्स की या इस जो शंकु है इसकी तुलना हम एंजियोस्पर्म पादपों के पुष्प क्रम से कर सकते
है। तो यहाँ पर ये मेल फ्लावर दिख रहा, यहाँ पर ये मेल फ्लावर दिख रहा, यहाँ पर ये मेल फ्लावर दिख रहा। अब जो ये मेल फ्लावर्स होता है इसमें क्या होता है, एक तो स्टाल की या वृंतनुमा संरचना होती है, ऐसी वृंतनुमा संरचना, और इसके चारों ओर लगभग 8 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। 2 से 8 लघु बीजाणुधानियां हमें दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसका एक वृंत है जिसके ऊपरी भाग पर जो ये फूली फूली जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्या है, इनकी लघु बीजाणुधानियां है। तो मेल फ्लावर में एक तो लघु बीजाणुधानी दर होता है जिसे हम स्टाल्क भी बोल सकते हैं, या फिर एंजियोस्पर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कुतंतु भी बोल सकते हैं। तो एक स्टाल्क लाइक संरचना जिसे क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी दर कहेंगे, जिसका जो ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर लगभग 2 से 8 लघु बीजाणुधानियां लगी हुई रहती है। तो ये थी मेल कोन की संरचना। अगर हम जो यह मेल कोन है इसकी अगर हम एलएस देखें तो एलएस किस प्रकार की दिखाई देती है, इसको भी हम डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। तो मेल कोन की जो एलएस है वह एलएस हमें इस प्रकार की दिखाई देंगी। इनमें क्या होगा, एक तो केंद्रीय अक्ष उपस्थित होगी और इस केंद्रीय अक्ष के चारों ओर क्या उपस्थित होते हैं, ये जो ये संरचनाएं दिख रही है आपको, ये क्या है, इसके सहपत्र है, और इन सहपत्रों के कक्ष में क्या है, सहपत्रिकाएं उपस्थित हैं, या इन्हें हम परिदल पुंज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्या है, परिदल पुंज, और जो ये परिदल पुंज है इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, मेल फ्लावर्स उपस्थित होते हैं, और उन मेल फ्लावर्स में एक तो लघु बीजाणुधानी दर होता है और उसके शीर्ष भाग पर लघु बीजाणुधानियां या परागकोश पाए जाते हैं। जैसे इसका ये बाह्य डायग्राम है मेल कोन का, जिसमें ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इसके सहपत्र उपस्थित हैं, और इन सहपत्रों के जो कक्ष होती है यहाँ से ये मेल फ्लावर निकल रहे हैं, और इन मेल फ्लावर में ये तो वाला पोर्शन क्या है, लघु बीजाणुधानी दर, जो कि एक वृंतनुमा संरचना है, और इसके शीर्ष भाग पर लगभग 2 से 8 क्या दिखाई दे रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानियां दिखाई दे रही है। ये तो इसकी बाह्य संरचना है, और ये इसकी क्या है, एलएस है, लंबवत काट, किसकी, मेल स्ट्रोबिलस की या मेल कोन की। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है या मेल कोन में जो नर पुष्प होता है वह शिशु अवस्था में किसमें प्रेजेंट होता है, तो शिशु अवस्था में जो सहपत्रिकाएं हैं या जो परिदल पुंज होते हैं उनसे यह ढका हुआ रहता है, जबकि जब यह परिपक्व या युवा अवस्था में आता है तो परिदल पुंजों से यह बाहर निकलकर ऐसी संरचना के रूप में आता है। प्रारंभिक अवस्था में जो सहपत्र हैं उनके अंदर जो सहपत्रिकाएं हैं या परिदल पुंज है उनसे ये ढका हुआ रहता है, बाहर की ओर नहीं निकला हुआ दिखाई देगा। परंतु जब परिपक्व अवस्था में होता है तो यह सहपत्रिक जो इनके जो सहपत्र हैं या इनके जो परिदल पुंज है उनसे बाहर की ओर आ जाता है। तो ये देखा हमने मेल कोन की संरचना। अब हम इसके बाद मेल कोन के अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानियां उपस्थित हैं। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना को हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर हम लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें, लघु बीजाणुधानी की संरचना, तो जो लघु बीजाणुधानी होती है वह कैसी होती है, एक गोलाकार संरचना या अंडाकार संरचना होती है। उसमें हमें 3 भित्तियां देखने को मिलेगी। जो सबसे बाह्यतम भित्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्सोथीसियम कहा जाता है। जो सबसे बाह्यतम भित्ति होगी उसे क्या कहेंगे, हम एक्सोथीसियम कहेंगे। इसके अंदर की जो 2 स्तरीय भित्ति होती है उसे कहते हैं हम मिडिल लेयर।
और मिडिल लेयर के अंदर की ओर जो बेलनाकार जो कोशिकाएं होती है, और वह कोशिकाएं कैसी होती है, बहुकेंद्रकीय होती है। और इन बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं को, जो कि काफी जीव द्रव्य युक्त होती है, इन्हें कहा जाता है टेपिटम या पोषक लेयर। और इन टेपिटम के अंदर की ओर या जो लघु बीजाणुदानी का जो केंद्र होता है, इसमें अनेक हमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पड़ी हुई दिखाई देती है। ये क्या है, माइक्रो स्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो कि टेपिटम से पोषण लेने का कार्य करती है। इसका टेपिटम विघटित हो जाती है और उस दौरान अब इनका आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और फिर यह मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जिसके कारण लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा। फिर चतुष्क की भित्तियां गुलेगी तो सारे ही लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। तो अगर इसकी संरचना को देखें, किसकी संरचना, लघु बीजाणुदानी की संरचना। तो लघु बीजाणुदानी की संरचना कैसी होती है, गोलाकार होती है, और गोलाकार या अंडाकार आकृति की होती है। इसमें 3 भित्तियां उपस्थित होती हैं। सबसे बाह्यतम भित्ति कैसी होती है, एक्सोथीसियम होती है, जो कि कैसी होगी, 1 लेयर्ड होगी या एक स्तरीय होती है। उसके बाद 2 स्तरीय क्या पाई जाती है, मिडिल लेयर पाई जाती है। और मिडिल लेयर के अंदर की ओर क्या पाई जाती है, लंबी लंबी बेलनाकार बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहेंगे, टेपिटम कहेंगे। टेपिटम का कार्य क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य किया जाता है। और फिर टेपिटम के अंदर की ओर क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल उपस्थित होगी, जो कि टेपिटम से पोषण लेने का कार्य करती है। फिर बाद में अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। यह थी लघु बीजाणुदानी की संरचना। अब जो ये लघु बीजाणुदानी है, इसके विकास को हम स्टडी करेंगे कि जो ये लघु बीजाणुदानी है, इसका निर्माण किस प्रकार संपन्न होता है। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह क्या होगा, लघु बीजाणुदानी का विकास। अब जो लघु बीजाणुदानी का जो विकास होता है वह किस प्रकार संपन्न होता है, यह हमें डिस्कस करना है। तो हमने देखा अभी अभी लघु बीजाणुदानी के विकास के पहले हमें किसका निर्माण करना होगा, मेल फ्लावर्स का निर्माण करना होगा। और मेल फ्लावर्स कहाँ पर बनता है, तो हमने अभी अभी देखा जो सल्क पत्र, मेल फ्लावर्स कहाँ पर बनता है, जो सहपत्र होते हैं उनकी कक्ष में किसका निर्माण होता है, मेल फ्लावर्स का निर्माण होता है। और मेल फ्लावर्स में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, एक तो लघु बीजाणुदानीधर या हम उसे पूतंतु या स्टाल्क भी बोल सकते हैं, और उसके ऊपरी भाग पर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है। मतलब जो मेल फ्लावर था वह कैसा था, एक तो इसमें एक वृंत लाइक संरचना थी, और इसके ऊपरी भाग पर क्या थी, लगभग 2 से 8 लघु बीजाणुदानियां उपस्थित थी। तो एक तो स्टाल्क या इसे हम लघु बीजाणुदानीधर बोल सकते हैं। लघु बीजाणु मतलब जिस पर लघु बीजाणुदानियां लगी हुई रहती है उसे लघु बीजाणुदानीधर बोलेंगे, और उसके ऊपर क्या है, लघु बीजाणुदानियां उपस्थित हैं। इस पूरी संरचना को हम क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर्स बोलेंगे। तो पहले हमें सहपत्र थे, उनके कक्ष में इस मेल फ्लावर का निर्माण करना है। फिर जो ये मेल फ्लावर्स होता है इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो पहले तो हमें क्या बनाएंगे, यहाँ पर इस स्टाल्क का या लघु बीजाणुदानीधर का हम विकास करेंगे। फिर लघु बीजाणुदानीधर होता है, इसका जो ऊपरी भाग होता है वह अनेक पालियों में बट जाता है, और अनेक पाली, फिर प्रत्येक पाली में किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुदानी का निर्माण होता है। तो यह हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुदानी के विकास की बात करें, तो लघु बीजाणुदानी के विकास से पहले हमें किसका विकास करना होगा, N3DO4 का या लघु बीजाणुदानीधर का विकास करना होगा। और इसका विकास कौन सी कोशिकाएं करेगी, तो इसका जो विकास किया जाता है वह सहपत्र सल्क की कोशिकाएं करेगी, क्योंकि जो लघु बीजाणुदानीधर बनेगा वह कहाँ पर बनेगा, जो पादप
का शंकु का जो सहपत्र था उनकी कक्ष में ही क्या बनेगा, वृंतनुमा संरचना बनेगी। तो उसके कक्ष की कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, एक वृंत लाइक संरचना का निर्माण करती है। इस वृंत लाइक संरचना का जो ऊपरी भाग होता है वह अनेक पालियों में बट जाता है। तो इस प्रकार किसका निर्माण होगा, एंथ्रीडियोफोर का निर्माण होगा। फिर जो ये पालियां हैं इनमें किसका निर्माण होगा, माइक्रो स्पोरेंजिया का निर्माण होगा। तो इन पालियों की जो कोशिकाएं होती है वह 2 से अधिक संख्या में भाग लेकर या 1 से अधिक संख्या में भाग लेकर किसका निर्माण करेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण करेगी। तो हम इस प्रकार का जो माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुदानी का जो डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर प्रारंभिक कोशिकाएं अगर 2 या 1 से ज़्यादा हो तो उस प्रकार के विकास को हम क्या बोलेंगे, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास बोलेंगे। कौन सा विकास बोलेंगे, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का बोलेंगे, जहाँ पर 1 या 2 से अधिक अगर प्रारंभिक कोशिकाएं लघु बीजाणुदानी का विकास करती है तो इस प्रकार का विकास यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास होगा। और प्रारंभिक कोशिकाएं कौन सी होगी, जो हमने अभी लघु बीजाणुदानी की दर के ऊपर जो पालियों का निर्माण किया था उन पालियों की कोशिकाएं किसका निर्माण करेगी, प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। और उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे हम, आर्की स्पोरियल इनिशियल सेल या बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिका। तो जो बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिका होती है उन कोशिकाओं में क्या होगा, या आर्की स्पोरियल इनिशियल सेल। इन कोशिकाओं में पहले क्या होगा, एक परिणतिक विभाजन होगा जिसके कारण कोशिकाओं के 2 स्तर बनेंगे, एक तो प्राथमिक भित्ति स्तर और दूसरा बीजाणुजन परत। बीजाणुजन परत। अब जो यह प्राथमिक भित्ति स्तर है यह तो लघु बीजाणुदानी की जो सबसे बाह्य भित्ति होती है, और बाह्य भित्ति हमने कौन सी देखी थी अभी, एक्सोथीसियम। जो प्राथमिक भित्ति स्तर है वह तो किसका निर्माण करेगा, एक्सोथीसियम का निर्माण करेगी। जबकि जो बीजाणुजन परत है इसमें वापस से 2 परिणतिक विभाजन होंगे जिसके कारण 3 परतों का निर्माण होगा या 3 स्तरीय भित्ति का निर्माण होगा। जो सबसे बाहरी होगी इस बीजाणुजन परत की उसे क्या बोलेंगे हम, मिडिल लेयर। और इसकी जो स्तर होंगे, इसके कितने स्तर होंगे, 2 स्तर होंगे या 2 लेयर्ड होगी। इसके अंदर की ओर क्या होगी, मिडिल लेयर के अंदर की ओर होगी टेपिटम, जिसमें क्या होगा, बहुकेंद्रकीय और अधिक जीव द्रव्य युक्त कोशिकाएं होगी। और इनका कार्य क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। और जो ये अगला यहाँ पर जो अगली कोशिकाएं बनेगी जो कि सबसे आंतरिक भाग में होगी उसे बोलेंगे हम बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक। और इस बीजाणुजन ऊतक की जब कोशिकाएं एक दूसरे से सेपरेट होगी तो इनसे बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर यह माइक्रोस्पोर मदर सेल इस टेपिटम से पोषण लेने का कार्य करती है जिसके कारण टेपिटम विघटित हो जाती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो केंद्रक होता है वह कोशिका की समस्त एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी कारण माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन द्वारा क्या करती है, 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। क्या बनाएगी,
4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगी, जो कि कैसे होते हैं, अंडाकार आकृति के होते हैं, जिनमें उबार तथा गर्त पाए जाते हैं। कुछ जगह पर इनकी जो सतह होगी वह उबार के रूप में होगी, कुछ जगह पर गर्त उपस्थित होते हैं। तो इनका लघु बीजाणुधानी का जो विकास है इसको हम डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो अगर इनके हम डायग्राम को देखें तो इनका विकास किस प्रकार संपन्न होता है, यह हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या है, आर्कीस्पोरियल जो इनिशियल सेल होती है, सर्वप्रथम तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक लघु बीजाणुधानीदार या एंथ्रीडियोपोर का निर्माण करना होगा, जिसका शीर्ष भाग किसमें विभेदित होता है, अनेक पालियों में विभेदित होता है। इस पाली की ही 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा कोशिका यहाँ पर इनिशियल सेल के रूप में कार्य करेगी, जिन्हें आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल कहा जाएगा। अब जो यह आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल है इसमें एक परिणतिक विभाजन होगा, जिसके कारण कोशिकाओं के 2 स्तर बनेंगे, एक तो प्राथमिक भित्ति परत वाला स्तर, एक प्राथमिक बीजाणुजन परत वाला स्तर। जो प्राथमिक भित्ति परत वाला जो स्तर है यह तो बीजाणुधानी की या लघु बीजाणुधानी की जो सबसे बाह्यतम परत है और उसका नाम है एक्सोथीसियम, उसका निर्माण करने का कार्य किया जाएगा। और जो प्राथमिक बीजाणुजन परत है इस परत में 2 परिणतिक विभाजन होंगे, जिसके कारण 3 प्रकार की कोशिका या 3 प्रकार के कोशिकाओं के समूह बनेंगे। इनमें से जो एक प्रकार की कोशिकाएं होगी उन्हें क्या कहेंगे हम, मिडिल लेयर की कोशिकाएं, या मिडिल लेयर बनेगी जो कैसी होगी, 2 स्तरीय होगी। और इसके अंदर की ओर जो कोशिकाएं बनेगी वह कैसी होगी, लगभग बेलनाकार आकृति की कोशिकाएं होगी, जिनमें जीव द्रव्य ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा और यह बहुकेंद्र की ये कोशिकाएं होगी। इन्हें क्या कहेंगे हम, टेपिटम कहेंगे। तो एक प्रकार की कोशिका तो मिडिल लेयर होगी, दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वह टेपिटम होती है, और तीसरे प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वह यहाँ पर एक दूसरे से काफ़ी पास पास सटी हुई रहती है, जिन्हें बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है। फिर जब बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से सेपरेट होगी तो यहाँ पर क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण हो जाएगा। अब जो यह माइक्रोस्पोर मदर सेल है यह टेपिटम से पोषण लेने का कार्य करती है, जिसके कारण जो टेपिटम होते हैं यहाँ पर क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल अपना आकार, इनका आकार बड़ा हो जाता है, और फिर ये क्या करती है, मियोसिस डिवीजन करती है, जिसके कारण क्या बनते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का निर्माण होता है। जब इन टेट्राड्स की जो भित्तियाँ होती है वह गुलेगी तो चारों ही जो माइक्रोस्पोर होते हैं वह अलग हो जाते हैं, और ये संरचना में किस प्रकार के दिखाई देते हैं, यह हमें अंडाकार आकृति के दिखाई देते हैं, जिस पर क्या उपस्थित होते हैं, उबार व गर्त उपस्थित होते हैं। जबकि जो हमने पाइनस का जो लघु बीजाणु पढ़ा था वह कैसा था, पंखनुमा आकृति का था, जबकि जो साइकस का पढ़ा था वह कैसा था, एक नाव के समान आकृति का था। ऐसा हमें दिखाई दे रहा था, जिसमें एक्सोथीसियम उसमें क्या थी, एक्जाइन और एंटाइन उपस्थित थी। और यहाँ पर ये कैसा दिखाई देता है, एक बोर लाइक संरचना, या हम बोल सकते हैं कि एक अंडाकार संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है, जिस पर उबार व गर्त पाए जाते हैं। तो आज हमने जो पाइनस में जो रिप्रोडक्शन था, और रिप्रोडक्शन में हमने पाइनस में मेल कोन को यहाँ पर हमने स्टडी किया है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर के दौरान पाइनस में फीमेल कॉन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।